यार एंड में मतलब WWE ने दगा दे ही दिया। मैंने आपको बहुत टाइम पहले बताया नहीं था कि रेसलमेनिया बैकलैश जो पेपर व्यू है वहां पर रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर ऐसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स एडवर्टाइज हैं। अब WWE ने अपनी एडवर्टाइजमेंट में चेंज कर दिया और भाई द बीस्ट ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया बैकलैश के लिए इज नो मोर एडवर्टाइज्ड। और जैसे कि हमको पता है कि वैसे ही ब्रॉक लेसनर की कोई स्टोरी लाइन तो दिख नहीं रही कि वो कब आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देखे कुछ लग भी नहीं रहा कि उनके आने का कई सीन है। और अब रेसलमेनिया बैकलैश जो WWE का ऐसे उनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर लिस्टिंग में ब्रॉक लेसनर सुपरस्टार का नाम गायब हो गया है। तो अब मेरे हिसाब से तो अब ये बात क्लियर ही है कि WWE की कोई डायरेक्शन है नहीं ब्रॉक लेसनर को लेके, और रेसलमेनिया बैकलैश में भी ब्रॉक लेसनर नहीं आने वाले। तो ये काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग है ज़्यादा उन लोगों के लिए जिन्होंने टिकट्स ये खरीद के सोची थी बैकलैश की कि भैया यहाँ पे तो मतलब ब्रॉक लेसनर आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं आ रहे। बट गाइस गुड न्यूज़ ये है कि बैकलैश के बाद जो WWE का अपकमिंग पेपर व्यू है मनी इन द बैंक, वहाँ के लिए ब्रॉक लेसनर जो है एडवर्टाइज्ड हैं लोकली। एडवर्टाइजमेंट के अंदर उनको अभी भी दिखाया जा रहा है, क्या मतलब कि वहाँ पर ब्रॉक लेसनर आने वाले हैं। अब क्या हम ये माने कि जैसे बैकलैश के लिए ब्रॉक लेसनर एडवर्टाइज थे वैसे मनी इन द बैंक के लिए, और एंड में आके जब WWE को लगेगा कि हाँ भैया कोई प्लान्स तो है नहीं ब्रॉक लेसनर के, चलो टिकट्स तो हमने बेच लिए हैं तो क्यों ना ब्रॉक लेसनर हटाई देते, अब क्या ही फर्क पड़ता है। हालांकि जो मनी इन द बैंक है वो स्टेडियम के अंदर होने वाली है, तो मेरे ख्याल से अगर ब्रॉक लेसनर के वहाँ पर स्टिल एडवर्टाइजमेंट है तो WWE को वहाँ पर ब्रॉक लेसनर की जरूरत है। और बड़ा स्टेडियम है, बड़ा पेपर व्यू है, प्रीमियम लाइव इवेंट है। वैसे तो रेसलमेनिया बैकलैश भी कोई छोटा है नहीं क्योंकि रेसलमेनिया नाम जुड़ा हुआ है भाई, तो छोटा कैसे हो सकता है। तो वहाँ के लिए वो एडवर्टाइज है, तो काइंड ऑफ मिक्स सी चीज़ है कि बैकलैश में नहीं आएंगे, मनी इन द बैंक में आएंगे। वैसे अगर मुझे लगता है कि अगर ब्रॉक लेसनर को अब लाना भी होता तो शायद चीज़ें उनके लिए रश करना हो जाता कि एकदम से WWE को सब कुछ करना पड़ता, तो शायद ये उनका ना लाने का डिसीजन होगा। लेकिन खैर बैकलैश में नहीं आने वाले ब्रॉक लेसनर, बट स्टिल एडवर्टाइज हैं मनी इन द बैंक पेपर व्यू के लिए जो कि स्टेडियम के अंदर होने वाला है। चलो जी अब बात करते हैं मंडे नाइट रॉ के ऊपर सबसे बड़ा बेफेस सुपरस्टार कौन है। और अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ बेफेस सुपरस्टार कौन है तो शायद आपके दिमाग में 2-3 ही नाम आएंगे जो बड़े बड़े हैं, जैसे कि कोडी रोड्स, बॉबी लैशली एंड एजे स्टाइल्स। और आप लोग सही हैं, लेकिन नंबर 1 के ऊपर WWE जिस सुपरस्टार को ना सबसे बड़ा बेफेस कंसिडर कर रही है मंडे नाइट रॉ का, वो सुन के आप लोग सरप्राइज हो सकते हो। नंबर 1 पर WWE कंसिडर करती है सबसे बड़ा बेबी फेस ऑलमाइटी बॉबी लैशली को। मतलब कोडी रोड्स हैं शो के ऊपर जो कि काफी ज्यादा ओवर हैं, बट स्टिल WWE बॉबी लैशली को नंबर 1 बेबी फेस सुपरस्टार कंसिडर कर रही है ऑन मंडे नाइट रॉ। उसके बाद नाम है कोडी रोड्स का एंड देन आते हैं एजे स्टाइल्स। और इससे तो मैं क्लियरली ये देख सकता हूँ कि बॉबी लैशली के लिए सच में बहुत मेजर प्लान्स हैं। मतलब वो दिन पुराने हो गए कि WWE ऐसे बॉबी लैशली के बारे में केयर नहीं करती थी या कुछ ऐसा। अब WWE को समझ आ गई है कि बॉबी लैशली की वैल्यू क्या है, या फिर ये समझ में आ गया होगा कि क्या पता ये भी कंपनी छोड़ के ना भग जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। तो बॉबी लैशली की अब वैल्यू है भाई WWE कंपनी के अंदर, इसलिए वो कोडी रोड्स एंड एजे स्टाइल्स से ऊपर है कंपनी के अंदर बेबी फेस सुपरस्टार। ठीक है, कोडी रोड्स ने अब क्या किया रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में आपको पता ही है, उन्होंने WWE के सुपरस्टार्स को रेसलर्स कॉल किया जिस पर मिज ने उनको काटा था। उन्होंने चैंपियनशिप को बेल्ट बोला जिस पर मिज ने कहा था कि नहीं बेल्ट तो वो होते हैं जिससे जो हम पैंट बांधने के लिए यूज करते हैं। तो गाइस ये अनस्क्रिप्टेड लग रहा है ना, बट ये ऑल स्क्रिप्टेड था। डेव मेल्टजर ने इस बात को रिवील किया कि WWE में एक कोडी रोड्स का समय गिमिक ही है कि वो AEW गए हैं, मतलब वो AEW से आए हुए हैं। WWE ने एक ऐसा गिमिक कोडी रोड्स को दे रखा है कि वो बिना AEW का नाम मेंशन करे ये बता सके कि भैया ये बंदा बाहर से आया हुआ है, ये WWE कंपनी के अंदर इतने टाइम से नहीं था। इसीलिए आपको याद होगा जब रेसलमेनिया के अंदर मैच भी था कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस का, तो वहां पर सेथ रॉलिंस ने ये बोला था कोडी रोड्स को कि भाई अब कैसा लगा बिग लीग्स में तेरे को आके, क्योंकि वो उसी चीज को टीज करते थे कि भाई ये AEW से आया बंदा, AEW से आया। तो ऐसा करके WWE स्टोरी लाइन को आगे चला रही है। और शायद ये भी एक रीजन हो सकता है कि क्यों WWE कोडी रोड्स को स्क्रिप्ट नहीं हमारी प्रोमोज के लिए भी, क्योंकि वो चाहते हैं कि जैसा कोडी रोड्स चाहे वो वैसा ही बोले जिससे चीज़ें और भी ज़्यादा नेचुरल लगें। लेकिन हाँ, उनका सुपरस्टार्स को रेसलर्स कहना और इसके अलावा जो उन्होंने एक और क्या बात बोली थी, बेल्ट जो उन्होंने तो बोला था चैंपियनशिप को, वो सब स्क्रिप्टेड था। मुझे तो यकीन नहीं हुआ भाई, मुझे लगा ये एक्चुअल में फ्लो में कोडी रोड्स से निकल गया। बट भाई मानना पड़ेगा सही खेल गया हम लोगों के साथ है। तो कोडी रोड्स का ये ऐसे स्क्रिप्ट के अगेंस्ट में जाके बोलना AEW गाय वाला गिमिक मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर स्टोरी लाइन में इसको WWE आगे भी यूज़ कर रही है। अब कल रॉ ऑफ है जाने के बाद, कल नहीं परसों रॉ ऑफ है जाने के बाद रोमन रेंस ने कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ करी और उसकी वीडियो आप लोग इस समय यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। रोमन रेंस ने एक फैन मेड साइन को फाड़ दिया और गाइज इस पे लिखा हुआ था कोडी, यानी कोडी के लिए बनाया हुआ साइन था जिसको रोमन रेंस ने फाड़ फूड़ के फेंक दिया मंडे नाइट रॉ के ऑफ एयर जाने के बाद। अभी तो वैसे ज़्यादा कुछ गर्मा गर्मी हुई भी नहीं है रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स के बीच में, हुई नहीं है, बस उन्होंने तो नाम ही लिया है कि हाँ अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप बेल्ट उन्होंने कहा था। अभी से रोमन रेंस से तो गुस्सा मेरे ख्याल से काफ़ी हाई चल रहा है इस समय मामला कोडी रोड्स का, उनका स्टॉक काफ़ी ऊपर है, रोमन रेंस का तो है ही ऊपर। डेफिनेटली ये फ्यूड तो बनने वाली है। अब देखते हैं इसको होने में टाइम कितना लगता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, बस वही यहाँ पर देखने वाली बात रह गई है।
अब इनविटेशन मिल रहा है WWE में वापस आने का। किसे? डीन एम्ब्रोज या फिर जॉन मॉक्सली को। और किसकी तरफ से आता है? साशा बैंक्स की तरफ से। साशा बैंक्स ने यहाँ पर कमेंट किया कि यार कोडी रोड्स देखो WWE से गया, AEW में गया, वो दोबारा से वापस आ चुका है। उन्होंने यहाँ पर कहा कि उन्होंने यहाँ पर गोल्डस्ट को भी वापस बुलाने की बात करी। गोल्डस्ट को बुलाने की बात करी मतलब डस्टिन रोड्स को बुलाने की बात करिए आप अगर AEW के अंदर उनको देख रहे हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि डीन एम्ब्रोज अच्छा अगर तुम फिर से वापस आना चाहते हो तो तुम आ सकते हो, चलो अब इस चीज़ में ज़्यादा देर नहीं करते हैं। मतलब साशा बैंक्स को तो चाहिए कि अब कोडी रोड्स के बाद जो है जॉन मॉक्सली भी आ जाएं। वैसे बहुत सारे लोगों को चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से कोडी रोड्स का अच्छा यूज़ हो रहा है इस समय WWE के अंदर, वो AEW से आए हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक लेवल सेट कर सकता है ये और सुपरस्टार्स के लिए कि हाँ अगर हम WWE छोड़ के AEW में जाते भी है और हम दोबारा से वापस आने का डिसीजन लेते हैं तो भैया हमारा उद्धार हो सकता है, क्योंकि वो चीज़ कोडी रोड्स के साथ हो रही है। अब ये चीज़ कहना थोड़ी सी जल्दीबाजी होगी कि उद्धार हो ही गया कोडी रोड्स का, क्योंकि स्टिल आई डोंट बिलीव WWE कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। विंस मैन के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकता, उनकी सट्टक कभी भी सकते हैं, बट फिलहाल देख के तो ये लग रहा है। एंड आई थिंक जॉन मॉक्सली यार कुछ देख लो इससे, तो मतलब ऐसा अगर प्लान हो आने का तो फिर ऐसे आ सकते हो। मतलब AEW में भी सही काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ WWE में आ जाते हैं तो वो शील्ड वाली चीज़ को पर्सनली मैं काफ़ी मिस करता हूँ। वो सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस एंड डीन एम्ब्रोज का एक साथ आना, मतलब वो चीज़ तो नहीं हो सकती ना AEW के अंदर, तो भाई उसके लिए तो ऐसे आना पड़ेगा WWE में। और मुझे लगता भी है कि आएंगे जॉन मॉक्सली, एक दिन ज़रूर आएंगे मेरे जॉन मॉक्सली, मतलब समझ जाओ किसका रेफरेंस है। चलो, ब्रॉन स्ट्रोमैन ने टोनी खान के बारे में एक बड़ी ही अजीब सी अटपटी सी सच झूठ क्या बात बोली वो आपको बताता हूँ। अभी टोनी खान ने पता क्या कहा था? टोनी खान ने कहा था कि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि असली नहीं है, एक पूरी ना इनकी वो चल रही है, इनका पूरा ग्रुप चल रहा है बॉट्स का, जो कि नेगेटिव चीज़ें बताता है AEW के बारे में, और ये पता है हमको कोई असली के लोग नहीं है। यहाँ उन्होंने कहा कि एक इंडिविजुअल जो रिसर्च है, इंडिपेंडेंट रिसर्च हुई है, ऐसे करके उन्होंने खुद बता दिया। और इस बात के लिए जो ज़बरदस्त करके टोनी खान ट्रोल हुए हैं कि भैया तुझे, मतलब तेरे अगेंस्ट में कोई बोले तो तू ये बोलेगा कि सारे जो बॉट्स हैं, जो फेक अकाउंट्स हैं, वो ट्विटर पर तेरे बारे में या तेरी कंपनी के बारे में ऐसी बातें लिख रहे हैं। एक अलग ही बखेड़ा इसके बारे में खड़ा हुआ, हालांकि मैंने इसके बारे में बात नहीं की थी। बट ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अब क्या ली है भाई, उल्टी करके ही ले ली उन्होंने टोनी खान की। उन्होंने कहा कि ये जो बंदा है ना, ये जो टोनी खान है, ये डर्ट शीट्स को पैसे देता है चीज़ें अच्छी लिखवाने के लिए, मतलब कि हाँ मेरे रेसलर्स जो है फ्री है, वो कुछ भी कर सकते हैं। डर्ट शीट मतलब ये जो वेबसाइट्स होती हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं, ये जो सारी मतलब ये जो चल रहा होता है प्रो रेसलिंग के बारे में, जहाँ ये जो सोर्सेज होते हैं, जो मीडिया आउटलेट्स होते हैं, वहाँ पर वो उनको पैसे खिलाते हैं कि भैया AEW के बारे में ऐसी बात होनी चाहिए कि हाँ जो सारे बंदे ना वो कहीं भी काम करने के लिए फ्री हैं। मतलब टोनी खान जानबूझ के ऐसा दिखाना चाहते हैं। और उन्होंने यहाँ पर कहा कि जो कंट्रोल और नैरेटिव प्रमोशन है, वहाँ पर कैसे आने के लिए टोनी खान अपने सुपरस्टार्स को अलाउ नहीं करते और वो उनको जो है ऐसे प्रॉब्लम्स खड़ी करवाते हैं। तो ब्रॉन स्ट्रोमैन तो यहाँ पर क्लियरली टोनी खान के अगेंस्ट ये बात क्लियरली पता चल गई है। और इससे मुझे ये भी समझ में आ गया कि ब्रॉन स्ट्रोमैन इज नॉट गोना बी ऑल एलीट एवर, क्योंकि ऐसा उन्होंने कमेंट किया टोनी खान के बारे में। तो AEW में आने का तो उनका चांस लग नहीं रहा। वैसे आपको पता है इस बिजनेस के अंदर किसी चीज़ का चांस लग नहीं रहा होता तो एंड में जाके वो चीज़ होती ही है। जैसे कोडी रोड्स कभी लगा नहीं था कि वो WWE में आएंगे AEW को छोड़ के, क्योंकि वहाँ पे तो उनको बड़ा रोल भी मिला हुआ था। बट ब्रॉन स्ट्रोमैन का ऐसा कमेंट करना डेफिनेटली ये चीज़ तो बताता है कि शायद वो नहीं जा रहा है AEW के अंदर, और उन्होंने 6 और दिए टोनी खान के। अब आपके इसके ऊपर क्या कमेंट है? ब्रॉन स्ट्रोमैन और टोनी खान ने जो सारी बातें कही हैं बता सकते हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। और गाइस हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की तरफ, रोमन रेंस वर्सेस द रॉक, रेसलमेनिया 39 के लिए एक ऐसा मैच जो कि सबसे ज़्यादा रूमर्ड है, स्पेशली हॉलीवुड वाली थीम है। तो गाइस रिसेंटली जो यंग रॉक का एपिसोड था, वहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमको देखने को मिलती है। जब रॉक तो बड़े हैं, और आपको पता है जब रॉक बड़े थे तो रोमन रेंस छोटे बच्चे थे, तो उस एक क्लिप के अंदर, जो कि ऑब्वियसली रियल क्लिप नहीं है, मतलब उसको ऐसे बनाया हुआ मतलब वो शो का पार्ट है, तो वहाँ पर रोमन रेंस ऐसे रॉक के ऊपर चढ़ जाते हैं और कहते हैं नहीं मेरे को तेरे से लड़ना है, ऐसे करके वो बात करते हैं। तो वो इस पर रॉक का जवाब होता है कि अभी ठीक टाइम नहीं है। हाँ, रेसलमेनिया के अंदर हम ये चीज़ देख सकते हैं। और वहाँ पर वो जो छोटा बच्चा ना वो रोमन रेंस की तरह एक्नॉलेज मी भी बोल रहा होता है। और WWE ईविल के जो एपिसोड है वहाँ पर तो मैंने आपको पहले ही बताया था इंटरव्यू के अंदर कैसे रोमन रेंस ने ये कहा था कि मैं तो रॉक को फेस करना चाहूँगा। तो यंग रॉक में जिस तरीके से चीज़ें टीज हो रही हैं, आई थिंक रेसलमेनिया 39 ही वो जगह होने वाली है जहां पर रोमन रेंस एंड द रॉक का मैच होगा, क्योंकि WWE हर तरीके से यही चीज़ फैंस को बताना चाह रही है, बस बताया नहीं है। और मेरे ख्याल से ये बात तो क्लियर समझ लो, अगर अगली रेसलमेनिया के अंदर रोमन रेंस एंड द रॉक का मैच नहीं हुआ तो इसका मतलब ये मैच कभी भी नहीं होने वाला, क्योंकि नेक्स्ट रेसलमेनिया से बेटर कोई प्लेस इसके लिए हो नहीं सकती। और मुझे तो ये भी लगता है कि हॉलीवुड वाली थीम इसलिए दी है क्योंकि WWE इसी मैच को प्लान कर रही है, क्योंकि हॉलीवुड वाली थीम पहले होनी थी ना, उसको अब शिफ्ट कर दिया 39 के अंदर। आई थिंक 37 में होने वाली थी हॉलीवुड वाली थीम, तो शायद उस समय रॉक का शेड्यूल नहीं था। अब 39 के लिए भी पता नहीं है शेड्यूल है, बट जुगाड़ करके रॉक यार तुमको आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा मैच है जो कि शायद मैं लाइव देख पाऊंगा अगर होता है रेसलमेनिया 39 के अंदर स्टेडियम में जाके। तो मैं तो इसलिए भी इस मैच को देखने जाऊंगा। बाकी ज़बरदस्त तरीके से टीज़ हो रहा है और आई थिंक ये मैच होने ही वाला है। अब एक्सपेक्टेशन रखिए और हो जाए तो फिर अच्छी बात है। खैर गाइस, आज की वीडियो ये देखी थी, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।